नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। भरी मीटिंग में, और मीटिंग भी हाई लेवल मीटिंग थी। उस मीटिंग में महिला सांसद ने रक्षा मंत्री को बेइज्जत कर दिया। टारगेट पर रक्षा मंत्री नहीं थे, टारगेट पर रक्षा मंत्री के बॉस थे, लेकिन बॉस वहां पर मौजूद नहीं थे, सामने रक्षा मंत्री मौजूद थे, तो रक्षा मंत्री को भर के बेइज्जत किया। और सिर्फ महिला सांसद ने नहीं, शुरुआत जब हुई तो एक के बाद एक सांसद ने रक्षा मंत्री की क्लास लगा दी। इस हद तक लगा दी कि वो बौखला करके उछल कूद करने लगे। इस हद तक लगा दी कि बौखला करके वो अपने बॉस को ही फंसाने। और बॉस कौन? बॉस अंधभक्तों के ताऊ को आप लोग जानते होंगे, जिस ताऊ के पागलपन की चर्चा पूरी दुनिया में आजकल होती है। उसके साथी भी कहते हैं कि मामला गड़बड़ है। उसी को मीटिंग में, अभी ताऊ नहीं समझ पा रहे तो मैं बता देता हूं। ट्रंप को भरी मीटिंग में अमेरिकी सांसद पागल करार दे रहे थे। पागल करार दे रहे थे सवालों के साथ। वो सवाल जवाब भी थे कि क्या ट्रंप की मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो कमांडर इन चीफ के रूप में काम कर सके। बहुत जोरदार ये मीटिंग थी। इस मीटिंग की कई क्लिप्स हम लेकर के आए हैं, एक एक क्लिप दिखाएंगे। इसमें दो बातें हैं। ये हम इसलिए नहीं कि जैसे होता ना कि हमारे यहाँ, हमारे देश में, कि फलाने के घर पे बुलडोजर चल गया तो अपने घर में चलो जो है दुकान से उधार पनीर ला करके पनीर पूरी खा लो। उसलिए हम नहीं कर रहे हैं कि ट्रंप को बेइज्जत किया अगर आए तो हमको मजा आए। दरअसल इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि जरा अपने देश में झांकिएगा। भारत में, हम भारत के संदर्भ में अगर ना हो तो हम बहुत कम कार्यक्रम करते हैं विदेश से जुड़ा। भारत के संदर्भ में देखिएगा, क्या हमारे देश में रक्षा मंत्री को कोई ऐसी कमेटी है? इस देश में लोकतांत्रिक देश है ना, इस देश में कोई ऐसी कमेटी है जो राजनाथ सिंह को बिठा करके और राजनाथ सिंह की क्लास लगा दे और नरेंद्र मोदी की बखिया उधेड़ दे? कोई कमेटी है क्या जो सवाल करे कि नरेंद्र मोदी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं? कोई कमेटी है क्या रक्षा मंत्री को बिठा पूछे कि मोदी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? कोई है पूछने वाला? इस देश में कोई पूछने वाला नहीं है। यह लोकतंत्र का पाखंड स्थल बन चुका है और कुछ नहीं है। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर और फिर हम सुनवाएं आपको। स्वागत है हेमंत भाई। यह अद्भुत कार्यक्रम है। मेरे मतलब जो दिल को, लोकतांत्रिक अगर हम मूल्यों में यकीन रखते हैं तो दिल को ठंडक पहुंचाने वाला कार्यक्रम। अब दर्शक इसको कितना देखेंगे, सराहेंगे, वो अलग बात है, लेकिन कुछ अपने संतुष्टि के लिए भी करना चाहिए। तो ये कार्यक्रम हम अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं कि जो भी देखे सोचे कि डेमोक्रेसी होती कैसे है। भैया एक हेडलाइन है, बस एक हेडलाइन दिखा दीजिए। अमेरिका की महिला सांसद ने ट्रंप की दिमागी हालत पर उठाए सवाल। भरी सभा में रक्षा मंत्री से पूछा, क्या वो कमांडर इन चीफ रहने लायक हैं? सोचिएगा जरा। अब सुनवा दीजिए, सोचना क्यों है, सुनिए सुनिए सुनिए, फिर परिचय देंगे। अच्छा चलिए पढ़ लीजिए पहले। ये कांग्रेस वुमन सारा जैकब्स हैं। आई आस्क्ड सेक्रेटरी हेक्सेट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड एस और नो क्वेश्चन। मैंने रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव जो आप कहते हैं, हेक्सेट से एक सीधा सा सवाल, हाँ या ना वाला सवाल पूछा आज। इज डोनाल्ड ट्रंप मेंटली स्टेबल एनफ टू बी ए कमांडर इन चीफ? सीधा सीधा हाँ ना में बता दो कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से कमांडर इन चीफ बनने का के योग्य हैं, रहने के योग्य हैं? ही डिड नॉट सेड एस। उन्होंने हाँ नहीं बोला। एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। आगे सुनवा भी दीजिए भैया, सुनवाइए। Mr. Secretary, as you know, I represent San Diego, the largest military community in the country. Right now, as we are speaking, 2,500 San Diego Marines are off the coast of Iran. Many, many other San Diegans in uniform have gotten 48-hour deployment notices. So this war in Iran is not theoretical for me or for my constituents. It's deeply personal. As you also know, on Easter Sunday,
President Trump threatened to destroy Iran's bridges and power plants, writing, quote, "Open the fucking strait, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch." And 2 days later, President Trump wrote, quote, "A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will." My office's phones have been ringing off the hook. I've heard from so many military families concerned about the president's mental fitness and whether he's fit to serve as our commander-in-chief, given that he's sending their loved ones into harm's way. Our troops, who have shown incredible bravery and tactical proficiency, deserve to know that their leaders are focused and stable. So, Mr. Secretary, you are with the president a lot, and it pains me to even have to ask this about our president, but my constituents' lives are at stake. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Trump has been president for a year and a half, and I'm asking you did right not. now. And I won't even engage with the level of disparagement that you're putting on the commander-in-chief, who indeed is, I mean, क्योंकि ये 4 मिनट से ज्यादा क्लिप है, 4 मिनट नहीं होगा, अगर सुनना होगा लोगों को तो हम आखिर में भले चला देंगे पूरा। 4 मिनट से ज्यादा का है, 4 मिनट 55 सेकंड है। इसमें कहा कि बताइए हाँ या ना में कि वो मानसिक रूप से उस लायक हैं, क्योंकि देश के हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी ये जानने का हक है कि उनका लीडर जो है स्टेबल है कि नहीं है। क्या बोला हेगसेट ने? कहा कि जो बाइडेन से ये पूछा कभी, क्या जवाब दिया? जो बाइडेन नहीं है, 1.5 साल से ट्रम्प है, जो है उससे पूछेंगे जो चला गया, या भारत नहीं है कि नेहरू पूछो, मुंह पे दिया ना हेमंत भाई। पहले इसी पे सवाल, फिर बाकी एक एक करके सुनाएंगे। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए आशीष भाई, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी जो मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि अमेरिका के अंदर सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस हर समय फंक्शनल हैं। इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो देख सकता है डे इन एंड डे आउट। ये जो आपने बाइट दिखाई, थोड़ा सा पहले बंद करवा दी, इसको देखना चाहिए था, बड़ी मजेदार है। और मैं चाहूंगा बाद में लगा के छोड़ दीजिए, आप वहीं चला देंगे भैया, रेडी रखिएगा। नहीं, बाद में लगा देंगे। एंड पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पहले तो आपको मौका बता दूं, ये कल रात, क्योंकि अमेरिका का हमारा टाइम जोन का थोड़ा अंतर है ना, तो जो हाउस है, कांग्रेस हाउस, उसकी आर्म सर्विसेज कमेटी की सुनवाई थी, और उसमें कल नंबर था श्रीमान पीट हेगसेथ का, जो वहां के दुर्दांत रक्षा मंत्री है। और मैं आपको आज घोषणा करके जा रहा हूं कि बहुत जल्दी उनकी विदाई होने वाली है, बहुत जल्दी। जो उन्होंने कल जवाब दिए हैं, बाकी तो भी दिखाएंगे दर्शकों को, लेकिन उसने अपना बिस्तरा बंधवाने का तय कर लिया है, जिस तरीके से बात कर रहा था। तो सीधा सा सवाल पूछा, बिल्कुल सीधा सवाल। क्या पूछा? ये सांसद लारा जैकब्स ने उनको कहा कि केवल एक बात बता दीजिए कि इस भाषा को प्रयोग करने वाला व्यक्ति, उन्होंने उनका ट्वीट पढ़ा बाकायदा, जो वो सोशल ट्रूथ पे लिखते हैं, कि वो क्या वो इस स्थिति में है कि वो हमारे कमांडर इन चीफ हों या ना। आपने जो दिखाया वो ठीक है। क्या कहा कि आपने कभी बाइडेन से सवाल पूछा? असली बात पता है क्या है? उस 4 मिनट 55 सेकंड के वीडियो में भाई ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ वो इसमें सक्षम है। पेच यहां है, वो अपने अमेरिकी राष्ट्रपति को ये नहीं कह पाया कि ही इज मेंटली स्टेबल। ना कही, ना हाँ कही। इसका क्या मतलब समझे आप? यस, ही इज ऑन द बॉर्डर लाइन, इज लाइक दैट ओनली। तो वो जो, और जिस गुस्से में कल बात कर रहा था, एज इफ किसी ने उसको ऑफेंड कर दिया। आपको पता है ना वहां तो किस तरीके से पूछताछ होती है। जैसे अदालत के अंदर आशीष भाई, हमारे यहाँ जो वो किया जाता है ना क्रॉस एग्जामिनेशन, वहां की कमेटीज के अंदर पार्लियामेंट की इस तरीके से किया जाता है। और एक सवाल पर नहीं, रात को हर सवाल पर उसकी खाल उतारी गई, हर सवाल के ऊपर। बेसिकली पीट हेगसेथ को अमेरिकन कांग्रेस की जो कमेटी है, आर्म सर्विसेज कमेटी, इसने तो ओपनली ये कह दिया कि इस युद्ध के लिए 2 आदमी जिम्मेदार है। युद्ध के लिए एक आपका इजराइल वाला जो नया फादरलैंड है वो, और दूसरा तुम। पीट हेगसेथ का नाम लेकर के कहा, और भाई की आवाज भी निकली वहां पर करके, जैसे होता है ना कि मुझे सवाल समझ में नहीं आया, फिर भागने की कोशिश। तो रात को कल इसका तो जुलूस निकला ही निकला। इसने ट्रंप की जो मानसिक स्थिति है उस पर हाँ ना कह करके, वरना ये हाँ भी कह सकता था ना, और कहना ही चाहिए अपने बॉस के बारे में। मतलब ये कहना कि तुमने ये सवाल बाइडेन के बारे में क्यों नहीं पूछा, यानी कि अगर बाइडेन अनस्टेबल था तो तुम्हारा भी अनस्टेबल है, इसका मतलब मैं तो यही लूंगा है। और बाइडेन का नाम से कितना चिढ़ता है ट्रंप, इसकी आप सही कल्पना कर सकते हो। अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डेमोक्रेट, उनकी फोटो हटा हटा कर व्हाइट हाउस में क्या किया था उस आदमी जानते नहीं आप?
और जो परिस्थिति अब अमेरिका के अंदर ट्रंप कैबिनेट की हो रही है आशीष भाई, वैसे एक खबर बताता हूं आपको, उनकी पाम बॉन्डी जो है, जो उनकी अटॉर्नी जनरल थी, अभी उसको फायर किया था 10 दिन पहले, तो बेचारी मुक्त होकर अपनी जान छुड़ा के भागी एप्स्टीन फाइल से। कल रात को एक प्रस्ताव मूव किया कि उसने संसद की कंटेम्प्ट की है, अवमानना की। 2 मिनट के अंदर सरकार घुटनों पे आ गई और कहा कि नहीं, वो कमेटी के सामने आएगी। पहले तो ये कहते ना कि उसका इस्तीफा हो गया, उसको निकाल दिया, वो क्या मतलब उसका। केवल एक प्रस्ताव दिया था, एक प्रस्ताव मूव किया था सिंगल सांसद ने, और उसके बाद पूरी की पूरी सरकार घुटनों पे, और कहा कि जब भी कमेटी तय करेगी शी विल कम हियर। ये होती है डेमोक्रेसी। और आप यहाँ 6 महीने चीख के मर जाओ कि मणिपुर पे चर्चा कर लो, एक शब्द नहीं आएगा। आप कितने दिनों तो गैलवान के ऊपर कुछ बोलते रहे, एक शब्द नहीं आया करो। ये है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का फर्क। ये जो कंट्रास्ट है, ये दिखाने के लिए हम ये कार्यक्रम लेकर के आए, ताकि देश के लोगों को समझ में आए कि अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, अकाउंटेबल गवर्नेंस क्या होती है, और डेमोक्रेसी के मायने क्या है। तुम अगर सरकार में हो तो इसका मतलब खुदा नहीं है। एक सिंगल सांसद का प्रस्ताव आया आशीष भाई, और उसके बाद तुरंत सरकार मान गई कि नहीं, पाम बॉन्डी आएगी और वो कमेटी के सामने सवालों के जवाब देगी। ये सवाल कौन से है पता है आपको? एप्स्टीन फाइल, जिसमें सीधा राष्ट्रपति है, बीच की सवारी नहीं, सीधा राष्ट्रपति। और आरोप क्या है कि तुमने फाइल छुपाई। अब तो वो नौकरी में नहीं है, शी इज नो मोर अटॉर्नी जनरल। उसने अगर 4 लाइन कह दी तो ट्रंप की क्या बनेगी फिर? और वो कहेगी क्यों नहीं? वो चाह रही थी कि मुझे 2 महीने का समय और दे दो, तो इन्होंने नहीं दिया। भाई तो अपनी उसमें घूमता है ना हेठ में। तो अब वो क्या कहेगी? सारे अमेरिका की नजर आज सुबह से उस पर है कि पाम बॉन्डी अगर कंटेम्प्ट के बाद यहाँ आती है। कंटेम्प्ट अपने आप में तो एक बहुत बड़ी चीज है ही ना। यहाँ की तरह थोड़ी है कि कौन सी कंटेम्प्ट, स्पीकर लेगा ही नहीं उसको, ज्वाइन रिसीव ही नहीं करेगा, धमकाएगा। और तो वहां पर केवल एक प्रस्ताव मूव किया और पूरा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन घुटनों पे कह दिया कि पाम बॉन्डी विल कम। ये है कांग्रेशनल हियरिंग बोलते हैं उसको, ओवरसाइट कमेटी, वहां आकर के पेश होना पड़ेगा। ये है डेमोक्रेसी, ये है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जिसका बार बार मैं आपको जिक्र भी करता हूँ, याद भी दिलाता हूँ। और दिखाते हैं। अभी तो ये शुरुआत हमने किया है श्री गणेश महिला सांसद से। अगला लाइए, ट्वीट दिखा करके फिर चलेंगे बाइटों पर जो क्लिप्स हैं। Hell bent on getting a nuclear weapon and get them to a point where they're at the table giving it up in a way that so they never have it. So they haven't broken yet. Okay, we haven't gotten there yet for all of the. Well, their nuclear facilities have been obliterated. Underground, they're buried, and we're watching them 24/7. So we know where any nuclear material reclaiming might be. My time for we're just watching a quick second here. We had to start this war, you just said, 60 days ago, because the nuclear weapon was an imminent threat. Now you're saying that it was completely obliterated? They had not given up their nuclear ambitions, and they had a conventional shield of thousands of missiles. So Operation Midnight Hammer accomplished nothing of substance. It left us at exactly the same place we were before. So much so their that facilities were bombed war. and obliterated. Their ambitions continued, and they're building a conventional shield. Right, let me try again. It's the North Korea strategy. You know this very well. The North Korea strategy was use conventional missiles to prevent anybody from challenging them, so they could slow walk their way to a weapon. President Trump saw Iran at its weakest moment, took an action to ensure, in a way that only the United States of America could do with our Israeli partners, and yet to ensure their haven't conventional given up the shield was right. was brought one to other heel, question, which we've done. if I could get to it. So on. ऐसा भारत में कब होगा कि ऑपरेशन सिंदूर पे रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह को बिठा करके और ऐसे पूछे सांसद कि शर्तें दिखाओ, क्या है शर्तें दिखाओ? किसने किया? सवाल का जवाब, एक ही सवाल का जवाब। मतलब ये इसलिए मैं सुन रहा था, खाल उधेड़ दी है ये सीनियर सांसद, मतलब लग रहे हैं महिला सांसद से सीनियर है, खाल उधेड़ दी भैया, खाल उधेड़ दी। डेमोक्रेटिक लेविंस थे, इन्होंने सिंपल एक लाइन को, डेमोक्रेट पार्टी के हैं, इन्होंने एक लाइन कही कि महोदय आप ईरान में युद्ध करने कैसे गए? तो उस भाई ने कहा कि उनका जो भी परमाणु का संयंत्र था, सब कुछ था, उसको हमने ऑब्लिटरेट कर दिया, यानी कि नष्ट कर दिया, विध्वंस कर दिया। और उसने कहा फिर हमला करने की क्या जरूरत थी? उसने कहा कि उनका अभी भी एम्बिशन था, उनका लक्ष्य था। अरे जब आपके उपकरण ही, जब सारा संयंत्र ही नष्ट कर दिया, तो मैं सपना तो किसी भी चीज का पाल सकता हूं। यहां बैठ करके मैं अंतरिक्ष में जाने का सपना देख रहा हूं, तो आशीष चितरंजी को क्या दिक्कत है? सपना ले रहा हूं ना मैं तो उनका जब सब कुछ ऑब्लिटरेट कर दिया, तो फिर उसने जो खाल उतारी है इसकी, और भाई की आवाज निकली कि जब ऑब्लिटरेट कर दिया फिर क्या करने गए थे वह?
और फिर आखिर में इसने धीरे से इजराइल का नाम भी जोड़ दिया, क्योंकि इसके ऊपर बात आ रही थी। तो उसने कहा कि अमेरिकन आर्मी ने ऐसा हमला किया जो आज तक कभी नहीं हुआ और कोई सेना कर ही नहीं सकती। अमेरिकन आर्मी की वो गत है जो आज तक किसी सेना की नहीं, जाके देख लीजिए, हकीकत ये है। इसलिए मैंने आपको आज कहा बहुत जिम्मेदारी के साथ कि पीट हेगसेथ की विदाई तय है। ट्रंप कभी भी मोदी जी की तरह लाइबिलिटी कैरी नहीं करता। आदमी को क्या बना करके लाते हैं और क्या बना के निकालते हैं, ये दोनों देशों में एक बहुत अच्छी समानता है। जब तक वो पद पे है तब तक तो उसको क्या बढ़ाते हैं, और जब चलता करते हैं तो क्या हो जाता है, वो अपने यहाँ ना एक नाक फुला के आते हैं राहुल गांधी को गाली देने के लिए। क्या नाम उनका, आपके मित्र है वो बड़े भारी, रविशंकर प्रसाद, उस टाइप का हाल हो जाता है। ट्रंप का भी मोदी का भी इस मामले में सेम है। कहाँ है स्मृति ईरानी, 12वीं पास का भी उसमें वो है कंफ्यूजन, देश की एचआरडी मिनिस्टर। तो ये पीट हेगसेथ है, एक वो अपने वाला है जो एफबीआई डायरेक्टर है, सारे के सारे लफंडरों का गिरोह है। आपने 3 दिन पहले देखा जब व्हाइट हाउस के डिनर चल रहा था उसके अंदर, हिल्टन होटल के अंदर, जो वो आवाजें आई ना, भाई भाग गया वहां से, एफबीआई का डायरेक्टर भाग गया वहां से। तो छोड़ो यार, क्या कर रहा है ये, बुड्ढा बुड्ढा है, ठीक है, भाग गया वहां से। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा काश पटेल की आज की तारीख में मुद्दा हो गया, उसका भी जाना तय है। आरोप कितने बढ़िया है उसके ऊपर कि वो इतनी वो पी लेता है कि उसके बाद उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई कई घंटे एफबीआई की ब्रीफिंग लेट हो जाती है। सारे चरित्रवान पारदर्शी जो है सारे के सारे ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, 3 महिलाएं अभी तक इस्तीफा दे चुकी है 1.25 साल में। 3 महिलाएं ऑलरेडी जा चुकी हैं। अब इन भाइयों का नंबर है, पहले पीट हेगसेथ जाएगा या एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल जाएगा या तुलसी गबार्ड भी जाने वाली है, फिर कैबिनेट में बचेगा क्या? ये सारे के सारे लोग जो है ये अब अगली फायरिंग लाइन में आने वाले, क्योंकि ट्रंप तो कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं ना, जो विश्वगुरु है वो तो कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं, वो तो सारी जिम्मेदारियों से ऊपर है। आप बताइए किसी देश को लेंगे वो कहता है ये सभ्यता आज रात को मिट जाएगी, ओब्लिटरेट से नीचे तो उसको शब्द ही नहीं पता। जो इस तरह की गाली उन्होंने ईरान एक राष्ट्र के तौर पे दी, ये आपने कभी सुनी है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर? तो इट्स ए ग्रुप ऑफ लूज कैनन्स रूलिंग द वर्ल्ड। ये अद्भुत था जो क्लिप अभी दिखाए, उस सांसद ने कहा कि भाई तू पूछा, उसी को फंसाया, उसी के एक एक सवाल उसी ग्रिल कर दिया, घेर दिया कि किस लिए किया था, मिटा दिया था, मिटाने का कब नष्ट कर दिया था, जब वो रात में गिराए थे बम फोर्डो, इस्फहान और नतांज में, तो सब नष्ट कर दिया, उसने नष्ट कर दिया था। फिर क्यों हमला किया? जब नष्ट ही कर दिया था परमाणु उसका शासन, तो फिर तो कोई वजह नहीं है। तो वो सपना देख रहा था, उसकी एम्बिशंस उसके थे पर बड़ू। अरे भाई, हमारा एम्बिशन कुछ है, हमारे मन में सपना, तुम रात में सपना देखना छोड़वा दोगे, ऐसे युद्ध करवाओगे? ये होता है हमारे देश में। फिर करो, कोई तुलना करिए। और काश पटेल, हमारे देश की तुलना करना है तो मैं बता दूं आपको एक हेडलाइन, वो जो हमला हुआ था डिनर में, उसके बाद आगे खबरें बढ़ी बहुत सारी। हमारे यहाँ तो अलग लाइन चलती है ना, पूरी दुनिया से अलग लाइन चलती है। ये मतलब ऐसा सब मनोहर कहानियां टाइप में पत्रकारिता में सब वो आ गए हैं। वो उसमें लिस्ट में पूरे ट्रंप कैबिनेट को ही मारने का था, सिर्फ एक नाम उसमें नहीं था, काश पटेल, क्योंकि वो हिंदू थे, सनातनी। ये हेडलाइन पढ़े थे कि नहीं? नहीं पढ़े ना? अच्छा, पढ़े देखा तब चलिए आप। मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ हर एक डेवलपमेंट में, बहुत क्लोजली। तो पता है, सनातनी थे इसलिए खाली उसको काश पटेल को छोड़ रहे थे। इवन अगर पूरा प्लान ये नहीं बताया, नहीं तो हो सकता है आगे पूरा डिटेल में होता कि सबको मार करके सनातनी काश पटेल को ही राष्ट्रपति बनाने का भी उसका प्लान रहा होगा, कि सनातनी वहां भी एक होना चाहिए, एक सनातनी यहाँ है। चलिए आगे बढ़िए। So do you call Iran closing the Strait of Hormuz winning? Well, I would say the blockade that we hold that doesn't allow anything to come in or out of Iranian ports, which Okay, is so always we've blockaded their blockade. use. So they blockaded us, and then we blockaded their blockade. That's like saying, tag, you're it. Or, you know, if President Madison had said, well, the British just burned down Washington, but don't worry, we're going to burn it down as well. गजब, मजा आ गया, दिल को तसल्ली मिली। क्या कहा? ब्लॉकेड है, ईरान का ब्लॉकेड। अच्छा, उसके ब्लॉकेड आपने भी ब्लॉकेड कर दी, वाशिंगटन ब्रिटेन आग लगा दे, आप क्या कहोगे? हम भी। हेमंत भाई, पॉइंट वाइज देखिएगा। तीसरा पॉइंट वहां से शुरू हुआ था, मानसिक स्थिति से, फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर
खाल उनकी उतारी और फिर होर्मुज पर पहुंचे। नहीं, हर एक मुद्दे पे पहुंचे भाई, कोई मुद्दा नहीं छोड़ा जो भी डिफेंस से रिलेटेड है। और वहां तो डिफेंस का नाम भी भाई ने युद्ध मंत्री कर रखा है सीधा ही। हाँ। डिफेंस का जो वार मिनिस्टर है वो इज नॉट ए, हम डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं, रक्षा मंत्री, उसका जो डेजिग्नेशन है वह युद्ध मंत्री है, महकमे का नाम ही बदल दिया उसने। तो ये जो इतना भी चीजें आपने देखी, जो भी वो बातें कर रहा था पीट हेगसेथ कल, पूरी दुनिया ने देख लिया कि कितना गैर गंभीर व्यक्ति है। उसके अंदर सीरियसनेस नाम की कोई चीज नहीं है, पार्लियामेंट्री डिसेंसी नाम की कोई चीज नहीं है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की कोई चीज नहीं। उसके लिए केवल एक ही चीज है जो उसके गुरु ट्रंप ने उसको सिखाई है, और वो है बड़बोलापन, कुतर्क और ऊंची आवाज में बात करना, बात बात पे बिदक जाना। अभी कई वो जज मैंने देखे, उसकी बहुत सारी, कल की हियरिंग बहुत लंबी थी, तो उसमें तमाम चीजें हुई। संसदीय सुनवाई का उद्देश्य क्या होता है? संसदीय सुनवाई का उद्देश्य होता है जानकारी प्रदान करना। ये भाई साहब वहां बैठ के क्या कर रहा था पता है आपको? ये वहां पे ट्रंप का राजनीतिक प्रचार कर रहा था, जो अपने यहां करते हैं ना। आज बताया नहीं कि मोदी जी डरते नहीं, आज बताया आपके निंदानाथ ने, आपकी जो प्रिय न्यूज एजेंसी है उसका कार्यक्रम था। जो पीट हेगसेथ ने जो कुछ कहा इस हियरिंग के दौरान, उसका कहीं भी कोई उद्देश्य तथ्यों की खोज करना नहीं था, केवल और केवल छल कपट को एक लीगलाइज फ्रेम में सबके सामने रखना। इतने बुरे तरीके से भड़का वो, और उसने जो भी चीजें की, और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो ट्रंप का है, इसकी शुरुआत के बाद ध्यान रखिएगा ये उसकी केवल पहली सुनवाई है, अभी तो बहुत सारी सुनवाई ऐसी होनी है। तो इस समय जो अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा दुश्मन है, इसने पता है क्या कहा? इस समय हमारे सामने, कोट एंड कोट बता रहा हूं, ये अपने बोलते हैं अपने कई लोग, इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस के डेमोक्रेटिक सदस्यों और कुछ रिपब्लिकन सदस्यों के लापरवाह, निरर्थक और निराशावादी बयान है। ये संसद की कमेटी के अंदर इस भाई साहब ने कहा, कोट किया मैंने उसको। तो आप कहां कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी के अंदर भरोसा रखता है? बिल्कुल नहीं रखता। ये ट्रंप की चमचागिरी में भरोसा रखता है, उसकी नीतियों का। ये जो जगह है ना, प्लेटफॉर्म, यहाँ केवल सवाल जवाब होता है। यहाँ आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, और पूरी दुनिया देख रही होती है लाइव कि मैं आपको संतुष्ट कर पाया, या मेरिट पे आप बेहतर थे या मैं बेहतर था। और वहां इन्हीं चीजों के ऊपर फैसले होते हैं जनरली। तो कल इसने ट्रंप की सारी फाल्ट एक्सपोज कर दी कि क्या युद्ध में करने गए थे, कुछ नहीं पता। और हकीकत यह है कि केवल और केवल, पिछली आपने मीटिंग देखी होगी जो दूसरी विदेश मंत्रालय वाली, जब आपने चर्चा की थी, उसमें तो मार्को रूबियो को साफ बता दिया था कि ये युद्ध जो है वो इजराइल का है, हमारा तो है ही नहीं। आपको ध्यान होगा वो हमने स्टोरी की थी। तो कुल मिलाकर के ये परिस्थिति आशीष भाई अमेरिका के अंदर है, ट्रंप और उनके साथियों। चलिए अगली क्लिप। एक एक सांसद अलग अलग हैं, देखिए। Was our concern Let- that something I'm could gonna be pause you true? there. I'm gonna give you a chance. Absolutely. Secretary, But I'm gonna you're give you a disparaging chance. me that I don't care. I'm about asking the you whether you passing think of they're troops. liars or not. You That's what I and asked you you. are disparaging me that I don't care about the passing of our troops. Nope. That I I asked think if you our thought troops they're are- liars, Terry. That's disparaging and Play my smearing time. in every way. Nobody cares more about Gentlemen. the fate of our troops. Nobody cares Mr. about the Mr. health of our troops. Mr. Secretary, Nobody wants to bring them all hope Mr. more than I do. Secretary, Why are I you understand, but he insinuating controls the you don't care? time. He controls the time. You could control your answer. And the gentleman's ready. If we're allowed to answer. Mr. Chairman, thank you. Secretary, my question was clear whether you thought they were liars or not. You don't seem to want to answer it. We can move on. क्यों चेयर को इतना इंटरवीन, क्यों छलने लगा? चेयर को इंटरवीन करना पड़ा। और अपने यहाँ चेयर इंटरवीन कैसे करती है पता है आपको? चेयर तो दूसरे को, सवाल पूछने वाले को, नहीं नहीं ये सवाल, नो 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 ये सवाल। हमारे यहाँ चेयर होती, हेगसेथ को कोई जवाब नहीं देना पड़ता। हाँ, नो नो वो ये खुद सवाल ही नहीं। खुद। हाँ। राहुल गांधी को कहा तो था भी कि आप ये भी बात नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं, केवल महिला आरक्षण पे बोलो। उसने कहा कि भाई नहीं, अमेरिका के साथ जो आपकी ट्रेड डील कहता, नो 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 नॉट अलाउड। ये भाई साहब उन्होंने सवाल पूछा कि अमेरिकी जो सैन्य बल है उनकी सुरक्षा को लेकर आप चिंतित क्यों नहीं? तो भाई लगा दाड़ने, और इसकी टोन और टेनर देख करके चेयर ने इंटरव्यू किया कि मिस्टर सेक्रेटरी बिहेव। ये होता है अंतर, और ये होती है ट्रू डेमोक्रेसी। सामने वाला डेमोक्रेट है, मंत्री रिपब्लिक है, चेयर भी रिपब्लिकन है, और उसके बाद अपने सेक्रेटरी को वार्निंग दे रहा है। ये है ट्रू डेमोक्रेसी, इसके अलावा और कुछ नहीं कहना बनता इसमें। आगे चलिए भाई, अभी और भी कुछ चीजें हैं। ट्रंप के बगैर कैसे खत्म होगा? बॉस सुपर बॉस। पहले जो केंट का ये पढ़ दीजिए जरा, ये पूरा का पूरा ये जो अंग्रेजी का इतना बड़ा चिट्ठा है, ये बताइए जरा हिंदी।
ये आशीष भाई जो कैंट आपको पता होगा, नेशनल जो इनका एंटी टेररिज्म सेल था उसके डायरेक्टर है। पूरी दुनिया के अंदर उसका एक अपना अलग रुतबा रहता है। ट्रंप के मुख्य भक्तों में थे, मागा सपोर्टर थे, लेकिन सबसे पहले इस्तीफा दिया नैतिक आधार पे, ये कहते हुए कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई नेतन्याहू की है। और उसके बाद से हर दिन ही स्पीक्स हिज माइंड, जो उसके दिमाग को, आप समझिए वो FBI में भी रहे हैं, वो CIA में भी रहे हैं, बहुत छोटी सी उम्र है, 45-40 साल उम्र, और हर रोज ट्रंप को पीस ऑफ माइंड देते हैं। तो मैं हिंदी में बता देता हूं, इसका अंग्रेजी में साथ साथ चलता रहेगा। नाकेबंदी जारी रखने से ईरान की तुलना में हम पर कहीं अधिक दबाव पड़ रहा है। हार्मूज की बात कर रहे हैं, हार्मूज में जो पूरा घटनाक्रम है उसको लेकर के जो एक कैंट बता रहे हैं। ईरान ने साबित कर दिया है कि वह आर्थिक संकट सहन कर सकता है। वह 1979 से ऐसा करता आ रहा है। नाकाबंदी ईरान को यूरेनियम संवर्धन, बैलिस्टिक मिसाइलों, प्रॉक्सी नेटवर्क को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगी। इसके बजाय नाकेबंदी अमेरिकी जनता को नुकसान पहुंचा रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति पर घरेलू स्तर पर गंभीर दबाव बना रही है। मध्यावधि चुनावों के करीब जाने के साथ ही गैस की कीमतें बढ़ती रहेंगी, जिससे ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का भारी समर्थन करने वाले कामकाजी वर्ग के मतदाताओं को भारी नुकसान होगा, जिससे रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत को गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। नाकाबंदी को लागू करने के लिए 3 विमान वाहक पोतों और सेंटकॉम में भारी हवाई शक्ति का निर्माण करना टिकाऊ नहीं है। यह ईरान के अमेरिकी बलों पर हमला करने और अमेरिका को ईरान की शर्तों पर युद्ध में वापस घसीटने के लिए प्रोत्साहित करने वाले IRGC को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। वैश्विक स्तर पर इसके नकारात्मक परिणाम ईरान पर नहीं बल्कि हम पर ही दबाव बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल दो टूक सच्ची बात बता रही है। तेल और गैस के संकट के अलावा यह नाकेबंदी अब वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की कमी पैदा कर रही है, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में गंभीर खाद्य सुरक्षा संकट और संभावित अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। समझदारी भरा रास्ता स्पष्ट है, नाकेबंदी से पीछे हटना, जीत की घोषणा करना और ईरान के साथ बातचीत में प्रतिबंधों में ढील को अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल करना। इससे बातचीत हमारी शर्तों पर फिर से शुरू होगी, युद्ध टल जाएगा और देश विदेश में ऊर्जा संकट के और बढ़ने को रोका जा सकेगा। ये 45 साल का आदमी कह रहा है और 79 ईयर्स वाले को समझ में नहीं आ रही। उसी का वैल्यूएशन आज भी रिपब्लिकन है, जो कि पार्टी नहीं बदल दी उसने, और जो इस्तीफा दिया उसमें भी उसने बाकायदा कहा लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट, बाकायदा नाम लेकर। तो ऐसे सिर्फ फिर एक उसमें भी कम से कम एक व्यक्ति ऐसा था हु कुड स्पीक हिज माइंड, और वो आज भी अपना माइंड बता रहा है। उसके बावजूद ट्रंप को नहीं, ट्रंप को चाहिए इस तरह के जो पीट हेगसेट टाइप के नमूने हैं ना, ये चाहिए। ये कुछ भी जाके ट्रंप को अपनी प्रशंसा सुनने के अलावा कोई बता। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, वो बता भी देता है कि मुझे अपने जैसे नमूनों से ही प्रेम है और मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनका IQ मेरे से कम हो। तेरा तो IQ है ही नहीं, तेरा तो IQ है ही नहीं, तू तो हमारे वाले जैसा है, और तेरे साथ जितने वो सारे पैदल सेना है। फिर यही होगा जो हो रहा है। आप यार ये तो बताओ मुझे आशीष भाई कि तुम कह रहे थे कि हार्मूज खुलवाने जा रहे हैं और हार्मूज की नाकेबंदी खुद करके बैठे हुए हैं। ऐसा राष्ट्रपति भी देखा आपने, जिसका वार का स्टेटेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है उसको नहीं पता, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव क्या है ना उसको पता, ना उसके युद्ध मंत्री को पता। तो लड़ क्यों रहे हो भाई? इसका जवाब डेमोक्रेट मांग रहे हैं हाउस के अंदर, बाहर दुनिया मांग रही है, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। बस राष्ट्रपति जिंदाबाद। एक पोस्ट है साथ में, जो केंट ने एक पोस्ट भी अटैच किया था, जरा ये भी देख लीजिए। इसी को रीट्वीट करते हुए जो केंट ने लिखा, अब ये ट्रंप ने कल ये ट्वीट किया था, हाथ में मशीन गन है, जो अपने वाले करते हैं ना, पीछे S-400 पीछे खड़े होते हैं, तो उसी टाइप का फोटो शूट। ये तो AI की पिक्चर है खैर, ये तो भाई ने अपने कल्पना की और बन गया सैनिक। लेकिन ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ, ईरान कांट गेट देयर एक्ट टुगेदर, ईरान को हम मौका नहीं देंगे। दे डोंट नो हाउ टू साइन ए नॉन न्यूक्लियर डील, उनको नहीं पता कि अपरमाणु की डील कैसे की जाती है। दे बेटर गेट स्मार्ट सून, प्रेसिडेंट DJT, उन्हें स्मार्ट हो जाना चाहिए जल्दी ही। और हाथ में मतलब धमकी दे रहा है ये सरेआम, मैं ये लेकर के, मशीन गन लेकर, राइफल लेकर के, जो भी आप कह लीजिए। कोई राष्ट्रपति इस तरह की हरकतें करता है? हमारे वाले के तो देखे होंगे आपने, पेट्रोल पंपों पे और पे पीछे जहाज उड़ रहे हैं, S-400 खड़े हैं, और सिंदूर में भी जीत गियर सारा सब कर दिया। ये भाई देखो ना,
अमेरिकन प्रेसिडेंट का कोई आप एक किसी का दूसरा फोटो दिखाइए उसके घर बैठा बैठा बना लेता, 1 घंटे में 40-40 ट्वीट कर देता। एआई का इस्तेमाल यही तो किया ढंग से इसीलिए किया। कभी ईसा मसीह बन जाता है, कभी जो है कौन सा वो मकड़ी मैन बन जाता है, क्या था स्पाइडरमैन, मकड़ी मैन स्पाइडरमैन का, कभी कुछ मैन बन जाता है, कुछ ना कुछ बनता रहता है। मैन है नहीं तो मैन बनने की कोशिश करता है। मैन मतलब इंसान ही नहीं है, ह्यूमन नहीं है, ये ह्यूमन नहीं है, नहीं और ये सिर्फ है बस, और ही मैन बनने की कोशिश करता है। जरा सुनवा भी दीजिए अभी इनको, इन्हीं के साथ हम फिर समापन करेंगे, सुनवा दीजिए। On your call with President Putin today, do you think the war in Iran ends first or the war in Ukraine? Well, we talked more about the war in Ukraine, but he would like to be of help. I said, before you help me, I want to end your war. So we had a good talk. I've known him a long time. I think he was ready to make a deal a while ago. I think some people made it difficult for him to make a deal, but we talked more about Ukraine. But which war do you think ends first? That's an interesting question. You know, coming from you, that's very interesting. Which war would end first? I don't know. Maybe they're on a similar timetable. I think Ukraine, militarily, they're defeated. Okay, you wouldn't know that by reading the fake news, but militarily, look, their Navy. So they had 159 ships. Every ship is right now underwater. Typically, that's pretty good. What do you think, Jared? I mean, it's going to be hard for them to make a naval comeback. Okay, now they have an Air Force. Every one of their planes has been shot down or has been decimated. They have missiles, about 82% are gone, and they have drones, and most of them are gone. Most of the factories are mostly gone, and we have tremendous anti-drone equipment now, between lasers and that new, very special machine gun that knocks them out of the air like flies. And we use bullets instead of $1 million, missiles to knock out a $30,000 drone. So I would say Jared would tell me that with everything you just heard, typically we're in pretty good shape. And in addition, their economy is crashing. Their, as you know, their money, they call it their money, they don't have a name for it. Their money is valueless. They've got inflation that nobody's ever seen before. Other than that, I think they're doing quite well. If you read the New York Times, you'd say they're doing wonderfully because it's fake news. Or if you watch CNN, I mean, you cover it all the time. You think they're doing well. Do you think they're doing well where they have no Navy, no Air Force, no anti-aircraft apparatus, other than what they may have put there? They may have brought in some light stuff during the ceasefire, and we know exactly where it is, so it'll be knocked out within the first 15 minutes. You're about to hit the 60 days. आपने पकड़ा आपने क्या कह रहा है? अरे आधा तो हमको समझ में नहीं आता इसका बोलना, बाकी समझ में आता है। इतना खाली पता है मुझे क्या समझ में आता है, नो नेवी, नो एयरफोर्स, ट्रेमेंडस आर्मी, बस इतना समझ में आता है मुझे। हाँ। इनसे सवाल पूछा गया था यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन रशिया युद्ध के बारे में, और जो कुछ ईरान में हुआ वो सारा यूक्रेन को चिपका दिया, पूरे का पूरा। कहता है यूक्रेन हैज नोन, वो तो ऑलरेडी हार चुके हैं। यूक्रेन को कह रहा है ऑलरेडी हार चुके, जब क्यों किसके एलाई है? इसी भाई इसी के हैं। हाँ। जाहिल अपने एलाई को कह रहा है कि वो तो ऑलरेडी हार चुके हैं, उनके जितने जहाज थे वो समुद्र के अंदर है, उनकी देर नो एयर डिफेंस, नथिंग डूइंग, उनके अंदर इतनी महंगाई है, फला है, जो कुछ ईरान है उससे पहले बस यूक्रेन लिख के पार मारा सारा। इतनी लंबी बात कर रहा है, इट शोज हिज एब्सेंस ऑफ माइंड। इसलिए जो सारा ने पूछा डेमोक्रेट ने, क्या राष्ट्रपति की मानसिक हालत स्थिर भी है कि वो कमांडर इन चीफ रह सकते हैं? जो आदमी सवाल सुने बिना ये कह दे कि अपने यूक्रेन तो ऑलरेडी डिफीटेड है, उनकी सारी नौसेना पानी में है, उनकी सारी वायुसेना खत्म है, कहता उनकी 82% मिसाइलें खत्म, ईरान की कह रहा है, लेकिन बता यूक्रेन की रहा है। और अभी 4 दिन पहले आपने सीआईए की रिपोर्ट क्या देखी थी कि अभी तक ईरान की 70% जो मिसाइलें हैं वो इंटैक्ट बची हैं भाई, ये उसी के इसको वाकई होता है। वो सारा जैकब्स ने जो शुरू हमने कहाँ पे कार्यक्रम किया था, दर्शकों को अगर ध्यान हो तो, जो सारा जैकब्स ने कहा उसको अंत में, हैक्सत छोड़ दीजिए आप उसको, अंत में सारा जैकब्स के सारे सवालों का जवाब ट्रंप ने खुद दिया है कि हाँ मैं पागल हूं, हाँ मैं पागल हूं,
हाँ मैं पागल हूं, खुद बता दिया कि मैं पागल हूं, और मैं सिंपल सामान्य पागल नहीं हूं, मैं एक खतरनाक पागल हूं जिसे मतलब कंट्रोल करके पहुंचाना। एक दिन हम कार्यक्रम में बोले थे, आखिर में फिर बोलेंगे, ये ट्रंप जो है ना, ये एक कंबल की व्यवस्था है हेमंत भाई। हम लोग जब कॉलेज के दिनों में थे तो अक्सर लोग कहते थे, जैसे कोई थोड़ा सा खिसका होता था कि अरे यार कुछ नहीं है, ऐसा दोस्त है, अगर ऐसा दोस्त रहे तो कुछ नहीं तो एक कंबल और 500 रुपए की तो व्यवस्था है, आगरा इसको पहुंचा दो, आगरा में पागल को पहुंचाने पे 500 रुपए और एक कंबल मिलता है। ओह, मेरे लिए हाँ। नई जानकारी है। हाँ तो नहीं, ये कॉलेज के समय में एक बहुत बड़ा एक हम लोग का वो था। तो ट्रंप ने एक कंबल और 500 रुपए की व्यवस्था कर रखी है, वो कौन किसके हिस्से में आएगा वो 500 रुपए कंबल, यही देखना है। वो सारा जैकब्स के हिस्से में आएगा या हेमंत भाई भी नजर गड़ाए हुए हैं लगातार वही अमेरिका में, इनके हिस्से में आवे वो कंबल और 500 रुपया, इस पे भी देखना होगा। धन्यवाद हेमंत भाई, नजर रखिए जरा उधर, फिर हम आते हैं, नमस्कार।